नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है हमारे द्वारा समय समय पे आपको दी जाती है। और हमारी जो है DSSB की तैयारी को लेकर एक सीरीज चली हुई है, आपको पता है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस को लेकर हम जो है डिस्कशन करते रहते हैं लगातार। उसके ऊपर हमारी सीरीज चली हुई है यूपी के लिए भी, जैसे 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट, और DSSB के लिए। अब जब 29 जून को आप सभी को पता है कि फिजिकल एजुकेशन PGT का पेपर हो चुका है, तो अब TGT के पेपर की डेट आ चुकी है। और PGT के पेपर में हमने देखा कि 3 से 4 नंबर की करंट जीके थी, और वो करंट जीके सारी ही 2021 की ली गई थी। जनवरी 2021 से और जुलाई 2021 के बीच जो है करंट जीके वो आई हुई थी। तो हम भी कोशिश करेंगे इस वीडियो में 2021 की पिछले 6 महीने की जितनी भी करंट अफेयर है स्पोर्ट्स की, वो कवर यहाँ पे करने वाले हैं हम वन बाय वन। एक एक बात को हमें ध्यान से देखना है, और हम कोशिश करेंगे इसकी PDF भी आपको जो है हमारी ऐप के अंदर उपलब्ध करवा दें। कोर्स में तो होगी, वैसे भी उपलब्ध करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ में बने रहे। अगर आप DSSB की तैयारी करें तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फिजिकल एजुकेशन के अलावा किसी और सब्जेक्ट की भी तैयारी करो ना, DSSB के एग्जाम की, तो भी करंट अफेयर जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ बने रहें। और वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले बता दूं भाई, फिजिकल से जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, वहाँ से उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे सारी अपडेट्स आपको लगातार फिजिकल एजुकेशन की मिलती रहती हैं। और चैनल पे भी विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर और एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम दरअसल करता है। तो ऐसा ना करें कि आप वीडियो को देख के निकल जाएं, सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको हर नोटिफिकेशन इन फ्यूचर मिलेगी। तो अब 2 मिनट का समय जा चुका है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और वीडियो लंबा होगा लेकिन नॉलेजेबल होगा। और आज के वीडियो में हम बहुत सारी बातों को जो है कवर करने वाले हैं, बिल्कुल वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन मैं शुरू करूं तो पहला ही क्वेश्चन हमारी जो स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हो। जो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के रिगार्डिंग जो है ये हो सकता है कि नोवाक जोकोविच ने जीता विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2021 का खिताब। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं। विंबलडन टेनिस किताब की हम बात करें तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बातें भी हम साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे वन बाय वन। तो बने रहें, लास्ट तक देखें, एक एक चीज़ को ऐसे ही हम डिस्क्राइब करेंगे, एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो नोवाक जोकोविच ने जो है विंबलडन टेनिस किताब जीत लिया है 2021 का। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हम उनको कवर करने की यहाँ पे कोशिश जो है करेंगे। तो आप जो है देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, नोवाक जोकोविच ने जो है टेनिस का खिताब जीत लिया है। अब हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि विंबलडन चैंपियनशिप का अगर जिक्र हो रहा तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बातें भी साथ के साथ पढ़ लें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो मुख्य बिंदुओं को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। मुख्य बिंदु हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कशन जो है करने वाले हैं। नोवाक जोकोविच ने अपना 6ठा ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 जो है जीता है। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोवाक जोकोविच जिसने अपना 6ठा ग्रैंड स्लैम विंबलडन खिताब जीता है। ये बात एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में चैंपियनशिप टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया था। भाई ये बात भी आपको याद रखनी है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में ये चैंपियनशिप टूर्नामेंट नहीं हुआ था। इसके बाद इस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई, आपको ये भी याद रहना चाहिए, 28 जून 2021 को हुई थी। और जिसका फाइनल कब हुआ, 11 जुलाई 2021 को इंग्लैंड के लंदन में जो है खेला गया था। तो एग्जाम ओरिएंटेड बात है, ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। और टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था, ये बात भी एग्जाम में आ सकती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ था, ये बात भी एग्जाम में आ सकती है, तो ये बात भी हमें पता होना चाहिए। टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित हुआ था, टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित हुआ था भाई,
2021 विंबलडन मेंस सिंगल चैंपियनशिप जो टूर्नामेंट है 2021 में, वो इंग्लैंड के लंदन में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब में आयोजित की गई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ पे जो है थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे आप देखोगे विंबलडन पुरुष एकल चैंपियनशिप। विंबलडन चैंपियनशिप दुनिया भर का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ये बात भी एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, सबसे पुराना, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। विंबलडन जो चैंपियनशिप है वो दुनिया की जो है सबसे पुरानी टेनिस टूर्नामेंट है। इसे व्यापक रूप से सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप जो है माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है भाई। यह 1873 में विंबलडन लंदन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया गया था पहली बार भाई। यह आउटडोर ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यह टूर्नामेंट पारंपरिक रूप से जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में 2 सप्ताह में होता है। इसके अलावा विंबलडन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों में से एक आपको पता है। जैसे दूसरे जो हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया आपका, फ्रेंच ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया। विंबलडन एकमात्र प्रमुख टूर्नामेंट है जो अभी भी पारंपरिक टेनिस खेलने की सतह घास पर ही खेला जाता है। बाकी सभी की सतह जो है ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, लेकिन ये अब भी ग्रास के ऊपर खेला जाता है। इसके बाद नोवाक जोकोविच को हम पढ़ रहे हैं, तो नोवाक जोकोविच के बारे में भी इंपॉर्टेंट बातें जाननी जरूरी है भाई। नोवाक जोकोविच ने जीता, तो इसके बारे में भी तो इंपॉर्टेंट बात है, हमें पता होना चाहिए। नहीं पता होनी चाहिए? आप देखो, वह एक सर्बियाई पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के द्वारा विश्व नंबर वन के रूप में स्थान दिया गया है। वह 329 हफ्तों के रिकॉर्ड समय तक एक नंबर रहे हैं पीछे। अब तक उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब और 85 एटीपी एकल खिताब भी जो है जीते हैं। ये बात भी आपको जो है याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड है ये बात भी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई, विंबलडन से संबंधित बातें सारी समझ आ गई होंगी। कहाँ पे आयोजित हुआ था, कब आयोजित हुआ था, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्या क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन बनता है करंट जीके का, वो बनता है इटली ने जीता यूरो 2020 का खिताब। इटली ने जीता यूरो 2020 का खिताब। ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनता है इससे भी, तो इसको भी थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप देखोगे कि इटली ने जो है अपना यूरो कप खिताब 2020 जीत लिया है। इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जो है जीत लिया है। फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को हराया है, ये बात आपको याद रखनी है। निर्धारित समय में दोनों टीमें जो है 1-1 की बराबरी पर रही। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में इटली ने इंग्लैंड को 3-2 से पराजित कर दिया भाई। अब इसकी मुख्य बातें भी आपको पता होनी चाहिए। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है 11 जून से 11 जुलाई 2021 तक किया गया था। इसका आयोजन 11 देशों के 11 शहरों में किया गया था। ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने देशों में हुआ भाई। उन देशों के नाम मोटा मोटा आप देख सकते हो। नीदरलैंड हो गया, अजरबैजान हो गया, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, कोपनहेगन हो गया, डेनमार्क हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड आपका हो गया, जर्मनी आपका हो गया, रोम, इटली, रूस, स्पेन, इन 11 देशों में, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह बनती है कि कितने देशों ने भाग लिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। यूरो कप 2020 में भाग लेने वाली टीमें कौन कौन सी टीमें हैं, जीता किसने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किन किन टीमों ने भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया ने लिया, बेल्जियम ने लिया, क्रोएशिया ने लिया, चेक गणराज्य ने, डेनमार्क में। इन नामों को एक बार आप देख लो मोटा मोटी, क्योंकि आ सकता है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी टीम ने जो है यूरो कप 2020 में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आ सकता है। याद रखने योग्य बात ये आपकी बनती। इससे संबंधित, यूरो कप से संबंधित एक दो बातें और हैं। जैसे हमें ये भी पता होना चाहिए कि यूरो को यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है। इसको, ये नाम इसका याद रखें। और हर 4 साल बाद ये आयोजित होती है। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी भाई। ये बात भी एग्जाम ओरिएंटेड है, तो हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातों को कवर करें। ये टीम्स वगैरह इन पे थोड़ी सी निगाह डाल दोगे ना, बाई चांस आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है हम उसके ऊपर चल।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा वो और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि भारत की तरफ से जो है कुल 126 एथलीट ओलंपिक में जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने। उसी कड़ी में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो टोक्यो ओलंपिक को लेके बन रहा है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले जो है दूसरे भारतीय गोल्फर बने हैं उदीयमान ने जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर जो है बन गए हैं। इसको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है नहीं, बस मोटा मोटी ये बात याद रखें। हाँ, जब ये दूसरे बने हैं तो पहले कौन थे ये भी हमें पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर एग्जाम में आ सकता है, तो उसको जरूर हम एक बार देखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि पहले कौन थे। तो पहले जो खिलाड़ी थे वो यहाँ पे देखोगे आप अनिबारन लाहिड़ी के साथ जो है शामिल हुए हैं। लाहिड़ी लगातार दूसरी बार जो है ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने एसएसपी चौरसिया के साथ रियो 2016 के ओलंपिक में भी भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया था। तो इस साल भारत की तरफ से 2 गोल्फर जा रहे हैं, दोनों का ही मैंने नाम आपको बता दिया है। एक तो उदयमान हो गए, उदयन माने, इसको कैसे भी याद रखें, 30 साल के हैं ये, और टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले दूसरे गोल्फर हैं। और ये जो है किसके साथ जा रहे हैं, अनिबारन लाहिड़ी के साथ ये जो है आपका ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। और इस साल 2 गोल्फर भारतीय टीम में जो है शामिल हुए हैं। तो ये बात आपको याद जो है रखनी है। और इनके बारे में और थोड़ा डिटेल से जाने तो उदयन माने की हम बात करें तो 24 फरवरी 1991 को बेंगलोर में इनका जो है जन्म हुआ था। वह एक भारतीय पेशेवर गोल्फर हैं। वर्तमान में 356वें नंबर पर हैं। वह एशियन टूर और पीजीए टूर पर खेलते हैं। तो ये बातें आपको इनसे संबंधित याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड ये बातें जो है हो सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वज वाहक होंगे। भाई, एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वज वाहक होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात बनती है, यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड ये बात हो सकती है। हम थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं कि बॉक्सर एमसी मैरीकॉम, यू नो वेरी वेल अबाउट हर, वो भारत की एक ज़बरदस्त प्लेयर रही हैं जिनके नाम बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। और भारत के लिए जो खेलों में उन्होंने बहुत बार जो है भारत के झंडे को ऊपर उठाया है, बॉक्सर एमसी मैरीकॉम। और पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन जो है मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक में भारत का ध्वज वाहक जो है चुना गया है। मुख्य बातें यहाँ पे ध्यान देने की ये हैं, ये दोनों खिलाड़ी जो 23 जुलाई 2021 को शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक होंगे 8 अगस्त। एक बात यहाँ पे अगर हमें ये पता है ना, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन होंगे, पता चल गया एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह हो गए, ये बात हमें पता चल गई। लेकिन मैं बात करूं अगर 8 अगस्त को जब क्लोजिंग सेरेमनी होगी, 8 अगस्त को जब क्लोजिंग सेरेमनी होगी तो समापन समारोह में पहलवान बजरंग पुनिया जो है ध्वज वाहक होंगे। ये बात भी हमें याद रखनी है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है ये बात भी आपकी, ये बात भी एग्जाम ओरिएंटेड है। जब फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी होगी तो वहां पे ध्वजवाहक कौन होंगे और यहाँ पे ओपनिंग में ध्वजवाहक कौन है, ये बातें भी आपको जो है याद रखनी है। एग्जाम ओरिएंटेड ये बातें बन रही हैं दोनों ही, ठीक है, दोनों ही एग्जाम ओरिएंटेड ये बात जो है बन रही हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं 2021 में जो ओलंपिक हो रहे हैं टोक्यो में, ये तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि रियो डी जेनेरियो में 2016 में जो ओलंपिक खेल हुए थे, वहाँ पे जो है भारत के ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह में। तो वहाँ पे जो ध्वजवाहक थे वो थे भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा। उनको बनाया गया था रियो डी जेनेरियो में जो है ध्वजवाहक ओपनिंग समारोह का, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। हाँ, मैंने यहाँ एक शब्द यूज किया कि एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, क्योंकि ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में
भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभी तक जीता है। इस बार हमें 5-6 प्लेयर से उम्मीद है जो भारत के लिए गोल्ड लेके आ सकते हैं, जैसे आपका नीरज चोपड़ा हो गए, विनेश फोगाट हो गए, बजरंग पुनिया, बहुत सारे प्लेयर्स हैं इस बार जो कुछ जो है भारत की झोली में जो है दाही के आंकड़े को पार करवा सकते हैं मेडल्स टैली में इस बार। और 126 लोगों का दल जो है जा रहा है। अब जब बात हो रही है ओलंपिक खेलों की, तो ओलंपिक खेलों की बात हो रही है तो हम आईओसी की बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के लोसेन शहर में जिसका मुख्यालय है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। फिजिकल से संबंधित बात है तो ये हमें पता होना चाहिए। और किसने की? पियर डी कुबर्टिन और डेमेट्रियस विकेलस द्वारा जो है की गई थी। और ये पहले इसके अध्यक्ष भी थे डेमेट्रियस विकेलस, और ये जो है पहले सचिव थे पियर डी कुबर्टिन। और बाद में ये जो है 1996 से लेकर 1925 तक पियर डी कुबर्टिन जो है आईओसी के प्रेसिडेंट भी रहे थे। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें हो सकती हैं उसके। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात हो सकती है वो हो सकती है ये, माना पटेल बनी टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड, माना पटेल। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है भाई, और ये क्वेश्चन हमेशा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कभी भी आ सकता है पेपर में, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, पहली बार कोई चीज़ हो रही है और उसमें इनका नाम आया है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, और इनके बारे में डिटेल भी जाननी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, और यहाँ पे हम मेन बातों का उनका जिक्र कर लेते हैं। तो माना पटेल क्या बनी है? टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक। अब इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट बातों को हमें देखना होगा। अगर इंपॉर्टेंट बातों को हम जिक्र करें तो माना पटेल ओलंपिक खेलों के अलावा श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन महिलाओं का जिक्र हो रहा है तो वहाँ पे इनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि महिलाओं में पहली बार किसी ने क्वालिफाई किया। इससे पहले पुरुष वर्ग में अलग अलग प्लेयर जो है भाग लेते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे महिलाओं का जिक्र है। तो महिलाओं में पहला नाम किसका आया है? पहला नाम किसका निकल के आया है? पहला नाम किसका निकल के आया है? ये नाम निकल के आया है आपका माना पटेल का। याद रखें, वह कहां से हैं? वह अहमदाबाद की 21 वर्षीय बैक स्ट्रोक तैराक हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों में 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 200 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक भी जो है जीते हैं। उन्होंने 60वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों में 2015 में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भी स्वर्ण पदक जो है जीता था, और बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इनके नाम जो है भाई। ये बात भी आपको याद रखनी है। और उन्हें 2015 में ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के लिए चुना गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। इनसे संबंधित और इम्पोर्टेंट बातें उनको भी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बातें हो सकती हैं इनसे संबंधित, वो हो सकती हैं कि इन्होंने जो है 2015 में ओलंपिक खेलों के गोल्ड क्वेस्ट के लिए चुना गया था। इसके अलावा 2018 में उन्होंने 72वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक भी जो है हासिल किए थे। ये बात भी आपको याद रखनी है, इनसे संबंधित एग्जाम में आ सकती है। और इनका जन्म जो है 18 मार्च 2000 को हुआ था अहमदाबाद के गुजरात में हुआ था। और ये अहमदाबाद की बैक स्ट्रोक तैराक हैं, और 13 साल की उम्र में उन्होंने हैदराबाद में 40वीं जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर बैक स्ट्रोक में और 2.41 सेकंड का समय जो है इन्होंने निकाला था। और 2019 में उन्होंने 10वीं एशियाई आयु समूह चैंपियनशिप बेंगलोर में 6 पदक जो है जीते थे टोटल। तो यहाँ पे जो है इतनी बातें आपको इनके बारे में याद रखें, और मेन बातें यही हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड इनसे संबंधित आ सकती हैं। मुख्य बिंदु ये बातें एग्जाम में इनसे रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। और बेसिक सी जो बात है वो है कि भारत की तरफ से पहली महिला तैराक जो बनी हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई जो है किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है हमारा, वो बन रहा है जो है वाको इंडिया से संबंधित जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है वाको इंडिया को लेके।
वाको इंडिया को लेके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को मिली सरकारी मान्यता। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया बन रहा है भाई फिलहाल के स्कैनरियो के हिसाब से, फिलहाल के सीन के हिसाब से, कि वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को मान्यता मिली है खेल मंत्रालय की तरफ से। ये बात भी हमें याद रखनी, एग्जाम ओरिएंटेड ये जो है बन रही है यहाँ पे। तो अब हम वाको इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वाको इंडिया को यहाँ पे वाको इंडिया का यहाँ पे जिक्र आया तो हमें पता होना चाहिए किस खेल से संबंधित है। वाको इंडिया हमने शुरुआत में देखा कि खेल मंत्रालय ने जो है खेल मंत्रालय ने जो भारत में खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए वाको इंडिया किक बॉक्सिंग, एक शब्द यहाँ पे आया है किक बॉक्सिंग। तो जब किक बॉक्सिंग शब्द आया तो इसका मतलब है कि ये किक बॉक्सिंग गेम से ही संबंधित है। तो वाको इंडिया अगर मैं आपसे पूछूं किस खेल से संबंधित है तो आप बता दोगे किक बॉक्सिंग से संबंधित है। तो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में जो है मान्यता देने का निर्णय जो है लिया है। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, जो किक बॉक्सिंग के लिए एक विश्व निकाय है, जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इससे ये जो है रजिस्टर्ड है। और जो आपकी इंडिया के अंदर जो ये नेशनल फेडरेशन बनी है, ये अब इंडिया के अंदर जो है किक बॉक्सिंग से संबंधित जितने भी खेल्स होंगे उन सभी को हैंडल करेगी, उन सभी से के जो रूल रेगुलेशन है वो लागू करेगी। और यहाँ पे 30 नवंबर 2020 से वाको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य भी है। वाको ओलंपिक परिवार के पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य के रूप में अनुमोदित करने की सिफारिश आईओसी द्वारा जून 2020 में ली गई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि वाको नई जो फेडरेशन है किक बॉक्सिंग की उसको मान्यता दी गई। वाको शब्द आपको याद रखना किक बॉक्सिंग से रिलेटेड है, तो ये इंडिया के अंदर अब जो है इस सिस्टम को हैंडल करेगी। ठीक है। और यहाँ पे जो है वाको की पूर्ण मान्यता का निर्णय अंत टोक्यो में जुलाई 2021 के आईओसी के सत्र में जो है लिया जाएगा, किसको पूर्ण रूप से मान्यता देनी है नहीं दी, निर्णय बाद में जो है लिया जाएगा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी हैं। अब किक बॉक्सिंग का जिक्र हो रहा तो इससे संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें और हो सकती हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब थोड़ा सा जब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एक बात और समझने की है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन इको, ये है वाको, ये है इको। इको भारत में किक बॉक्सिंग का राष्ट्रीय महासंघ है। इसकी स्थापना 1993 में भारत में किक बॉक्सिंग गतिविधियों को नियंत्रित करने और बढ़ावा देने के लिए जो की गई थी। यह राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विशेष सशस्त्र बल में शौकिया किक बॉक्सिंग और पेशेवर किक बॉक्सिंग को बढ़ावा देता है। इको पहला मार्शल आर्ट फेडरेशन है जिसे स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन से मान्यता मिली थी। तो ये भी जो है किक बॉक्सिंग के गेम्स को जो रूल रेगुलेशन वगैरह उनको हैंडल करता है। इको भी इसी प्रकार से वाको को भी जो है अब मान्यता दी गई है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग का भी यहाँ पे जिक्र जो है चल रहा है, वाको का जो जिक्र चल रहा है। तो वाको एक अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग संगठन है। ये था हमारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग। अब जिक्र वाको का है तो वाको क्या है? वाको जो है किक बॉक्सिंग का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है यह शौकिया किक बॉक्सिंग के शासी निकाय को विकसित करने और विश्व चैंपियनशिप इवेंट को आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित जो है करता है। वाको दुनिया भर में एकमात्र संगठन है जिसे ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन और आईओसी के द्वारा मान्यता जो है प्राप्त है। इन दोनों के द्वारा मान्यता प्राप्त ये एकमात्र संगठन जो है। तो ये बात आपको जो है समझ आ गई होगी। ये बात, इतनी बातें जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं ये आपको समझ आई होंगी, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है वो। तो इको भारत का नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है किक बॉक्सिंग का, और वाको क्या है? वर्ल्ड लेवल पे जो सिस्टम को हैंडल करता है। ये रूल रेगुलेशन जैसे इंडिया की किक बॉक्सिंग जो फेडरेशन इको वो वाको से जुड़ी हुई है, तो वाको के जो रूल रेगुलेशन है वहीं इंडिया के अंदर लागू होंगे। तो इस प्रकार से कि ये पूरा सर्कल जो है चलता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर वन बाय वन एक एक चीज़ को डिस्कशन यहाँ पे हम करते हुए चल रहे हैं। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है हमारा जो है बन सकता है एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन हो सकता है, अभिमन्यु मिश्रा को लेके बन सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिमन्यु मिश्रा को लेके क्या क्वेश्चन बन सकता है ये थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अभिमन्यु मिश्रा बने शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर।
अभिमन्यु मिश्रा, ये बात आपको याद रखना है। और भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा शतरंज इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो है बन गए हैं। उन्होंने 2002 में सरगई कारजाकिन द्वारा बनाए गए 12 साल और 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। ये जो रिकॉर्ड पहले किसके नाम था? सरगई कारजेकिन। उन्होंने कितने साल में बनाया था? ये 12 साल 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2002 में उन्होंने बनाया था। अभिमन्यु अभी कितने साल के हुए हैं, ये बात भी आपको नोट डाउन कर लेनी है। 12 साल 4 महीने और 25 दिन की आयु में उन्होंने ये यह जो उपलब्धि है उन्होंने हासिल जो है की है। अगर इनकी हम डिटेल को देखें थोड़ा सा, तो डिटेल में जाने के लिए हमें थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं तो पाते हैं इनकी जो भारतीय मूल के जो अभिमन्यु मिश्रा उस शतरंज इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ये बात हमें पता है। अब इनसे संबंधित जो मुख्य बातें हो सकती हैं वो हमें जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। अभिमन्यु मिश्रा जो है अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते हैं। उन्होंने बुडापेस्ट में अपना तीसरा GM मानदंड हासिल किया। उन्होंने 15 वर्षीय भारतीय GM लियोन ल्यूक मेंडका को हराकर 9 राउंड में 2600 से अधिक प्रदर्शन रेटिंग हासिल की, जो एक GM मानदंड है। उन्होंने हराया किसको? हराया भी उन्होंने 15 वर्षीय भारतीय GM लियोन ल्यूक मेंडका को। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अभिमन्यु मिश्रा का जन्म जो है 5 फरवरी 2009 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। वे शतरंज इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो है बन गए। उन्होंने 12 साल 4 महीने और 25 दिन की आयु में ये उपलब्धि जो है हासिल की है। इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है वो है दीपिका कुमारी को लेके। दीपिका कुमारी को लेके आप सभी को पता है, जो दीपिका कुमारी हैं वो भारतीय तीरंदाज जो हैं। भारतीय तीरंदाज जो है कौन है? दीपिका कुमारी। ये बात आप सभी को पता है ऑलरेडी। तो दीपिका कुमारी जो है क्या है? भारतीय तीरंदाज जो है, ये एक तीरंदाज हैं। और इन्होंने क्या काम किया है ये हमारे लिए जानना जरूरी है स्पोर्ट्स करंट अफेयर के हिसाब से। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप चरण तृतीय में 3 स्वर्ण पदक जो है जीत लिए हैं। 3 स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किए। 3 स्वर्ण पदक जो इन्होंने अपने नाम किए। भारत की दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित विश्व कप चरण तृतीय में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जो है अपने नाम किए। और उन्होंने व्यक्तिगत रिकवर इवेंट, मिश्रित रिकवर इवेंट और महिला रिकवर टीम में हिस्सा जो है लिया था। जिन्होंने कल स्वर्ण पदक जो है, ये जब 28 जून की रिपोर्ट है तो 27 जून को इन्होंने जीता था। मिश्रित रिकवर इवेंट में उन्होंने अपने पति अतुल दास के साथ मिलकर जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो बड़ी खबर है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। और ये खिलाड़ी जो है भारत की तरफ से जो ओलंपिक में भी हिस्सा जो है ले रहे हैं और इनसे भी जो है पदक की उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा भारतीय खेमे को। तो इनसे भी जो है भारतीय खेमे को पदक की बड़ी उम्मीद है। दीपिका कुमारी का जन्म जो है देख लेते हैं मोटा मोटी 13 जून 1994 को झारखंड में जो है हुआ था इनका जन्म। ये पूरा बायोडाटा इनका आप देख सकते हो। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में। कब? 13 जून 1994 को। 13 जून 1994 को इनका जन्म कब हुआ? 13 जून 1994 को। कहाँ हुआ? झारखंड के रांची में। वे भारत की सबसे प्रमुख तीरंदाजों में से एक हैं। वर्तमान में विश्व स्तर की उनकी रैंकिंग जो है 9 है। उन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में जो है क्या किया था? रिकवर इवेंट और महिला टीम रिकवर इवेंट में जो है स्वर्ण पदक भी उन्होंने जीता था। उन्होंने आज तक तीरंदाज विश्व कप में 10 स्वर्ण पदक और जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2012 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जबकि 2016 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित जो है किया गया था। 2010 में उनकी उम्र जो है राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 16 साल की रही होगी। तो वहाँ पे उन्होंने जो है व्यक्तिगत रिकवर इवेंट और महिला टीम रिकवर इवेंट में जो है स्वर्ण पदक भी जो है जीते थे। तो ये दीपिका कुमारी के बारे में याद रखने योग्य बातें हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकती है। इसके बाद जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है, अभी हम मोटा मोटी बातों को देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा भाई।
साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक जो है बन गए हैं। तो साजन प्रकाश, यहाँ पे याद रखने योग्य बातें जो हैं, साजन जो प्रकाश हैं वो पहले जो है तैराक बने हैं और टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले जो है पहले भारतीय तैराक बने हैं। साजन प्रकाश आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। साजन ने रोम में सेटे कोले ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में 1 मिनट 56.38 सेकंड का समय निकालकर यह उपलब्धि जो उन्होंने हासिल की है। तो ये बात आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये बात आपकी बनती है। इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो आपका बन सकता है 23 जून को ओलंपिक जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस बनाया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस साल भी जो है 23 जून 1894 को जो है IOC की स्थापना हुई थी, तो उसी डे पे जो है ओलंपिक दिवस हर साल जो है बनाया जाता है। और पहली बार ये जो है कब बनाया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार 1948 में जो बनाया गया था। 1948 में कुल 9 देशों ने अपने अपने देशों में इस दिन को मनाया था, लेकिन आज के समय ये जो सभी ओलंपियन देशों में जो है बनाया जाता है, जो भी ओलंपिक देश इसमें भाग लेते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात बन सकती है वो आपकी हो सकती है लॉरेल हबर्ड बनी पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन। लॉरेल हबर्ड बनी पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन। तो न्यूजीलैंड ओलंपिक समिति ने भारोत्तोलक लॉरेल हबर्ड को महिलाओं के 87 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में लड़ने के लिए जो है चुना है। तो ये पहली ट्रांसजेंडर बनी हैं जो है क्या करेंगी, ओलंपिक खेलों में भाग लेंगी, पहली ट्रांसजेंडर, ठीक है। और ये जो है ओवरऑल जो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट भी जो होंगी, ये बात आपको याद रखनी है। मुख्य बिंदु जो है आपको याद रखने, 43 वर्षीय भारोत्तोलक ने 2013 में लिंग परिवर्तन से पहले पुरुषों की भारोत्तोलक प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो ये जो लिंग परिवर्तन से पहले जो है क्या थे, पुरुष थे। और ये जो है 2013 में इन्होंने लिंग परिवर्तन जो है करवाया था, और उससे पहले ये पुरुषों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में जो है भाग लिया था इन्होंने। अब जो है इन्होंने लिंग परिवर्तन करवा लिया और ये पहले एथलीट हो गए हैं जो है ओलंपिक में भाग ले रहे हैं ट्रांसजेंडर। तो ये बात आपको याद रखनी, एग्जाम ओरिएंटेड ये हो सकती है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात हो सकती है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हो चुकी है। ये उस टाइम की खबर है जब ये शुरू हुई थी। तो ये टेस्ट चैंपियनशिप जीती किसने, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जीती किसने भाई, ये जीती थी आपकी न्यूजीलैंड ने। ये किसने जीती थी, आपकी न्यूजीलैंड ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहली टेस्ट विश्व चैंपियनशिप किसने जीती, तो भारत को हरा के न्यूजीलैंड ने ये जो है जीती थी। भारत को हरा के न्यूजीलैंड ने ये जीती थी। और ये शुरू कब हुआ था मैच, ये आपको याद रखना है, 18 जून को शुरू हुआ था। यूनाइटेड किंगडम के साउथैम्पटन के रोयल बाउल स्टेडियम में ये जो मैच खेला गया था भाई, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और जीतने वाली टीम जो है टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी उठाने वाली पहली टीम बनकर इतिहास जो रच दिया, न्यूजीलैंड ने ये जीत लिया था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनता है, सुनील छेत्री क्या बनता है, सुनील छेत्री जो है ने अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में लियोनेल मेसी को जो है पछाड़ दिया है। ये बात आपको याद रखनी है। 36 वर्षीय भारतीय फुटबॉल स्टार सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे जो है छोड़ दिया है और 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी जो है बन गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड हमारा क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है जो है भारत में जो है किया जाएगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2021 में, ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप
का आयोजन भारत में किया जाना है 2022 में। इससे पहले 2021 में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला था, परंतु कोरोना वायरस के कारण ये जो है भारत में हो नहीं पाया था। अब ये जो फीफा का जो अंडर 17 महिला विश्व कप है ये 2022 में इंडिया के अंदर होना तय हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है वही, राफेल नडाल ने इटालियन जो ओपन है वो जीत लिया है। राफेल नडाल ने, ये बात भी हमें याद रखनी है। राफेल नडाल ने क्या जीत लिया? इटालियन ओपन 2021। ठीक है, तो हराया किसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। हराया किसको, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हराया किसको इन्होंने? नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच को इन्होंने जो है पटकनी दी थी फाइनल मैच में। ठीक है, तो राफेल नडाल वैसे कौन से देश के हैं? स्पेन के टेनिस खिलाड़ी। ये बात हमें याद रखनी है। मोटा मोटी बातें मैं अब आपको बता रहा हूँ। और इन दोनों के बीच जो फाइनल खेला गया था 16 मई 2021 को। ठीक है, फाइनल मुकाबले में राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हरा दिया। ये बात हमें याद रखनी है। और ये जो उनका 10वां खिताब है भाई, रोम मास्टर्स का जो उनका खिताब है ये 10वां खिताब है राफेल नडाल का। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखें। इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर। इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बन सकता है भाई लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से संबंधित। और विजेताओं की सूची जाननी जरूरी हो जाती है, एग्जाम सर पे है और इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं भाई। तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में जानना जरूरी, तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि दरअसल जो ये आपका लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है ये है क्या। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 को सेविले में आयोजित किया गया था। जो अवार्ड दिए गए थे ये स्थान था भाई सेविले। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्होंने पूरे वर्ष खेलों में उपलब्धियां हासिल की हों। ये बात आपको याद रखनी है, या तो टीमों को दिया जाता है या फिर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन को। तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड संबंधित किससे? खेलों से संबंधित है, क्योंकि स्पोर्ट्स वर्ल्ड ऑलरेडी इसमें आ चुका है। और दिया किसको जाता है? जिन्होंने पूरे वर्ष अच्छा प्रदर्शन किया हो। इसे 1999 में लोरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। यह मित्सुबिशी मर्सिडीज बेंज द्वारा समर्थित है। पहला लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड वर्ष 2000 में प्रस्तुत किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। सारी ही एग्जाम ओरिएंटेड बात है, किसके द्वारा दिया जाता है, कब स्थापित किया, किसके द्वारा स्थापित किया, ये सारी बातें। इसके बाद 2020 तक यह पुरस्कार 8 श्रेणियों में दिया जाता था। 2020 तक यह पुरस्कार 8 श्रेणियों में दिया जाता था। स्विस टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने यह पुरस्कार सबसे ज़्यादा बार जीता है भाई। ये बात आपको याद रखनी है। उन्होंने 6 बार स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है जीता है। ये अवार्ड कितनी बार जीता है? 6 बार। विजेताओं को लोरियस की प्रतिमा भेंट की जाती है। यह कार्टियर द्वारा बनाया गया होता है। इसके अलावा कार्टियर जो है फ्रांसीसी लग्जरी सामान निर्माता कंपनी है। यह कंपनी घड़ियां और गहने भी जो है बनाती है और इसकी स्थापना 1847 में की गई थी। 2020 में सचिन तेंदुलकर ने लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंटम 2000 से 2020 के लिए लोरियस अवार्ड वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है इन्होंने जीता था। सचिन तेंदुलकर ने भी, ये बात भी आपको याद रखनी। और अब देख लेते हैं सूची कि इस साल जो है किस किस ने ये जीता। ये भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ये उन खिलाड़ियों की लिस्ट है जिन्होंने जो है इस साल का अवार्ड जो है जीता है। तो यहाँ पे एक एक करके आप लिस्ट को जब देखोगे तो नाओमी ओसाका टेनिस जापान जिन्होंने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। राफेल नडाल जिन्होंने स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। बिली जिन किंग जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। FC बायरन फुटबॉल जिन्होंने टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। पैट्रिक मोहम्मस जिन्होंने ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। मैक्स पैरेट जिन्होंने वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। किक फेयर द्वारा किक फायर ने स्पोर्ट्स फॉर गुड के लिए पुरस्कार जीता। मोह सालाह फुटबॉल लिवरपूल और मिस्र ने स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड जो है जीता। इसके अलावा लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 मर्सिडीज और यूके ने एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। ये लिस्ट भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है इन फ्यूचर के
एग्ज़ाम्स को देखते हुए, इन फ्यूचर के एग्ज़ाम्स को देखते हुए, इन फ्यूचर के एग्ज़ाम्स को देखते हुए लिस्ट क्या हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नाओमी ओसाका ने जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता वुमेन की कैटेगरी में। फिर राफेल नडाल ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। बिली जीन किंग ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस पूरी लिस्ट को आप नोट डाउन भी कर सकते हो, इसको याद भी कर सकते हो, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्या, एक वर्ड है भाई जो थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है जिसके ऊपर। तो ये वर्ड क्या है आपका, ये वर्ड क्या है आपका दरअसल, ये वर्ड है स्टॉप टोक्यो ओलंपिक्स। क्या है स्टॉप टोक्यो ओलंपिक्स दरअसल क्या है, इसके ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी है। हम डिटेल में चलते हैं कि जो आपका स्टॉप टोक्यो ओलंपिक एक ऑनलाइन अभियान जो है वो है जो टोक्यो ओलंपिक खेलों को रोकना चाहता है, यह लॉन्च होने के 2 दिन के भीतर 2 लाख से अधिक हस्ताक्षर एकत्र कर चुका है। ठीक है, हालांकि ओलंपिक खेलों के आयोजकों को खेलों के संचालन को आगे बढ़ना है और फाइजर ने खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को टीका लगाने में मदद, मतलब भाई कोरोना महामारी को देखते हुए एक अभियान चलाया गया था स्टॉप टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, क्या अभियान चलाया था, ये बात एग्जाम ओरिएंटेड है। स्टॉप टोक्यो ओलंपिक क्या है, दरअसल एक अभियान है जो टोक्यो ओलंपिक खेलों को रोकना चाहता है, लेकिन ओलंपिक खेल हो रहे हैं, उनसे संबंधित बातों को हम लगातार पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो है मार्क सेल्बी ने से संबंधित जो मार्क सेल्बी बने स्नूकर में 4थी बार विश्व चैंपियन। मार्क सेल्बी क्या बने हैं, 4थी बार स्नूकर में विश्व चैंपियन बने। थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पे मार्क सेल्बी जो है अंग्रेजी पेशेवर जो है स्नूकर खिलाड़ी ये जो हैं और 4थी बार विश्व चैंपियनशिप जो इन्होंने जीती है। इस बार उन्होंने सान मर्फी को हराकर चैंपियनशिप जो है जीती है। और मार्क सेल्बी ने 2014, 2016, 2017 और 2021 में चैंपियनशिप जो जीती है। तो हम वैसे भी डिस्कशन करें कि इन्होंने 4थी बार जीती है। उन्होंने जो है 2015 और 2019 के बीच विश्व का 1 नंबर स्थान भी जो है मिला था। ठीक है, और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जो है वर्ष 1927 से प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। यह शेफील्ड इंग्लैंड में क्रूसिबल थिएटर में खेली जाती है। विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स और स्नूकर एसोसिएशन इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है करवाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे और जाने की ज़रूरत नहीं है। और भाई मोटा मोटी बात ये भी आपको याद रखनी है कि इंडियन जो प्रीमियर लीग है उसका 14वां संस्करण जो है निलंबित कर दिया गया था, बीच में ही रोकना पड़ा था कोरोना के कारण। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जो महिलाओं ने आईबा यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण पदक जो है जीते थे। ये बात भी एग्जाम ओरिएंटेड और किस कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने पदक जीता ये बात हमारे लिए जाननी जरूरी यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे जो है सभी फाइनलिस्ट ने दर्ज की जीत और शीर्ष स्थान हासिल किया। उनके नाम जो इस प्रकार हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज हमारे लिए नाम जानने जो है यहाँ पे ज़रूरी हैं। थोड़े से आप एक एक नाम को ध्यान से देख सकते हैं। जैसे गीतिका कुमारी ने जो है क्या किया था, गीतिका कुमारी ने 48 किलोग्राम में जो है स्वर्ण पदक जीता था। गीतिका कुमारी ने 48 किलोग्राम में। नोरेम बेबी रो जिसाना चानू ने 51 किलोग्राम। पूनम ने जो है 57 किलोग्राम में। विंका ने 60 किलोग्राम में। अरुदंती चौधरी को जो है 69 किलोग्राम में। टी सनमाचा चानू ने 75 किलोग्राम में। और अल्फिया पठान ने 81 किलोग्राम में जो है स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है। तो ये सारी बातें जो है आपको याद रखनी हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात हो सकती है उस। और इसके बाद जो एक बात हमारे लिए सामने आती है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जो है विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जो है जीता था। ये बात आपको नोट डाउन कर लेनी है, आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। और किस वेट कैटेगरी में जीता ये भी हमें जो है पता होना चाहिए। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी किस वेट कैटेगरी में जीता। तो इसके लिए जो है हमें थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भारतीय जो महिला पहलवान है विनेश फोगाट ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जो है जीता है। उन्होंने ताइपे की मेंग सुआन
हसी को हराकर यह पदक जो है जीता है। और विनेश इससे पहले 4 कांस्य पदक और 3 रजत पदक जो है जीत चुके हैं। उनका यह तीसरा स्वर्ण पदक है, लेकिन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उनका ये पहला पदक है भाई, याद रखना है आपको ये बात, ठीक है। और जो है इसके अलावा विनेश फोगाट जो है एक भारतीय पहलवान है, वह एशियाई खेलों में, कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। इसके अलावा वह लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में जो है नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट भी हैं भाई। इसके अलावा उन्हें 2016 में अर्जुन और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जो है दिया जा चुका है। और ये इस बार ओलंपिक में भी भारत की बड़ी होप है, बड़ी उम्मीद है भाई, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है मियामी ओपन को लेके, मियामी ओपन को लेके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है। मियामी ओपन पोलैंड के हाबुरट हरकज ने जो है ये खिताब जीता है। ये मोटा मोटी बात याद रख लें, यहाँ पे ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है नहीं, ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है बॉक्सिंग खेलों का आयोजन जहाँ पे होना है इन फ्यूचर वो ताशकंद में आयोजित किया जाएगा 2033 का आईबा मैन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, 2023 की आईबा मैन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे होनी है, ताशकंद में, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है आपकी स्क्रीन पे है खेलो इंडिया योजना, खेलो इंडिया योजना, खेलो इंडिया योजना। ये भी जो है एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया प्रोग्राम को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, तो ये बात आपको याद रखनी। खेलो इंडिया योजना को जो कब तक बढ़ा दिया गया, 2025 से 2026 तक। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, इतनी बात आपको याद रह जाएगी। इसके बाद भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली फेंसिंग प्लेयर हैं, तलवारबाज बनी हैं। ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे अभी हमने एक तैराक की बात की थी ना, पहली महिला तैराक, तो ये भी उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट ये भी हो जाती हैं, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला तलवारबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए जो है क्वालिफाई किया है, तो ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में बहुत आने की संभावना बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, ये है मिताली राज को लेके। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो है बन गई हैं मिताली राज। ये भी आपको याद रखना है, मिताली राज सभी प्रारूपों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो है बनी है। मिताली ने लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे तीसरे एक दिवसीय मैच में इस उपलब्धि को हासिल किया था। तो यहाँ पे ये बात जो है गौर करनी होगी कि पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है बजरंग पूनिया, जो भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग ले रहे हैं और भारत के जो है क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वज वाहक भी होंगे, तो ये वर्ल्ड नंबर रैंकिंग पे फिलहाल जो स्थित हैं बॉक्सिंग में, ये बात आपको याद रखनी है। और वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग के साथ ही ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इसलिए बड़ी होप है इनसे मेडल की। इसके बाद भाई एक क्वेश्चन बन सकता है सिक्सिज को लेके। भारत की तरफ से आपको पता है कि युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप, पहले T20 वर्ल्ड कप में 6 सिक्सिज लगाए थे इंग्लैंड के खिलाफ। उसी प्रकार से अब इस साल फिर से जो है एक रिकॉर्ड बन के आया है, वो है किरण पोलार्ड की तरफ से, जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा कर दिया था भाई। ये बात आपको याद रखनी है। वेस्ट इंडीज़ के किरण पोलार्ड ने हाल ही में एक T20 मैच में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया था। इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका के अकीला धंजे के खिलाफ 6 छक्के लगाए। ये बॉलर का नाम भी याद रखना भाई, श्रीलंका के बॉलर थे
अकीला धनंजय, ठीक है। और भारत की तरफ से युवराज सिंह भी 6 छक्के T20 मैच में जो है लगा चुके हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट विनेश फोगाट से संबंधित एक क्वेश्चन और यूक्रेन की जो यूक्रेन में जो कुश्ती स्पर्धा हुई थी वहाँ पे भी इन्होंने स्वर्ण पदक जो जीता था। और ये जो है आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर एंड कोचिज मेमोरियल प्रतियोगिता में यह पदक उन्होंने जीता था। इस प्रतियोगिता का नाम भी याद रखें भाई। ये 24वीं जो प्रतियोगिता थी इसमें उन्होंने जो है ये पदक जीता था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बन सकता है वो बन सकता है ओडिशा करेगा इंडियन विमेंस लीग फुटबॉल की मेज़बानी। तो ये बात आपको याद रखें, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की कि ओडिशा इंडियन विमेंस लीग की मेजबानी करेगा। हालांकि लेकिन तारीखों की घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन ओडिशा के अंदर होना है इंडियन विमेंस लीग फुटबॉल, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखें। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता को जो है बहाल कर दिया गया है। ये कुछ दिन से प्रतिबंध झेल रहे थे, तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2021 तक तत्काल प्रभाव से जो है जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो है मान्यता दे दी है। खेल मंत्रालय ने आगे क्या कहा इसके बारे में डिटेल में वो थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। आगे कहा कि 2019 और 2023 के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष पद पर रहे सुधीर मित्तल और कोषाध्यक्ष पर कौशिक बिदिवाला का चुनाव जो है दर्ज किया गया। इसके अलावा एस शांति कुमार सिंह द्वारा, मतलब इनके ऊपर जाने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, इसको बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 तक तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया भाई, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट जो है होती है। और दीपा कर्माकर को आप नहीं भूल सकते, लास्ट ओलंपिक में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त छाप छोड़ी थी, ठीक है। इसके बाद हम जो है चलते हैं नेक्स्ट, क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट। और इसके बाद खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा जो संस्करण है वो जम्मू कश्मीर में हुआ था भाई। ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 26 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हुआ था, गुलमर्ग में जी, गुलमर्ग में जी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, 26 फरवरी 2021 को ये शुरू हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसमें जो है क्यों हुआ वहाँ पे शुरू, इसका कारण है कि भाई सर्दी में जो बर्फ़ में जो गेम्स होते हैं वो वहीं पे आयोजित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद है नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन जो है किया था, मोटेरा स्टेडियम का। मोटेरा स्टेडियम का जो है उद्घाटन इन्होंने किया था और इनका नाम जो है बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था। मोटेरा स्टेडियम का अहमदाबाद के अंदर ये स्टेडियम है, ठीक है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को पछाड़कर जो है पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड होता था, लेकिन अभी भारत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो सबसे बड़ा स्टेडियम है। और इसका उद्घाटन किया किसने, इसका उद्घाटन किया किसने, इसका उद्घाटन किया रामनाथ कोविंद ने। और कब किया, 24 फरवरी 2021 को, 24 फरवरी 2021 को, ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट ये है भाई कर्नाटक जो है में किया जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है मनिका बत्रा ने जो है राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता 2021 का, ठीक है। 2021 में जो है मनिका बत्रा ने राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए भाई। 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो मनिका बत्रा ने जीती है और ये भारत की तरफ से ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद जो रूट बने 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी, जो रूट बने हैं 100वें टेस्ट में 200 रन बना, मतलब दोहरा शतक 100वें टेस्ट में लगाने वाले भाई, तो जो रूट बने हैं पहले खिलाड़ी, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद है भाई अजय सिंह को जो है बनाया गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, जो चुने गए हैं अजय सिंह। तो अजय सिंह जो है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो है बने हैं, ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड ये भी हो सकती है। इसके बाद
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बन सकता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वो है तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है जीती है 2021 में। जो है तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जो है जीत ली है। तमिलनाडु ने अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में फाइनल मैच में बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को जो है अपने नाम किया है। और मुख्य बिंदु जो है यहाँ पे 2006-07 के बाद तमिलनाडु दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत पाया है। जो है बड़ौदा को जो है बड़ौदा ने 2011 और 2013-14 में खिताब 2 बार जो है जीता है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बनता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ये भी हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, और यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट ये हो सकता है, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भाई हमारा विराट कोहली को लेके। जो विराट कोहली बने दशक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, जीता गारफील्ड सोबर्स अवार्ड। तो 2021 में ये अवार्ड्स को लेके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो 2021 से संबंधित लगभग हमने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते थे स्पोर्ट्स के वो कवर कर लिए। यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस 2020 के भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है विराट कोहली को जो है दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो चुना गया है और उन्हें गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है भाई कोरोना की मार बहुत सारे खेलों पे पड़ी है, उसी कड़ी पे फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को 2023 तक के लिए स्थगित जो है किया गया। और हाल ही में फीफा ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को रद्द कर दिया और यह विश्व कप 2023 में आयोजित किए जाएंगे। इंडोनेशिया अंडर 20 और पेरू अंडर 17 विश्व कप की जो है मेज़बानी करेगा 2023 में। और फीफा परिषद के ब्यूरो ने जो है कोविड महामारी के कारण जो है इन खेलों को जो है आगे बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल से वीडियो भाई 1 घंटे का लगभग हो गया है। आपका इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स कैसा आता है, और आपको लगता है कि 2020 की करंट अफेयर भी हमें कवर करनी चाहिए मैक्सिमम स्पोर्ट्स की, तो आप नीचे कमेंट कर दें, हम वहाँ पे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो फिर आप बोर हो जाओगे। मेरे ख्याल से भाई 2021 से संबंधित जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें हैं हमने लगभग यहाँ पे कवर कर ली हैं, और ये बातें एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें सिर्फ हमने कवर की हैं। हालांकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।